हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेक्शन फैमिली। और इस वीडियो में बात करेंगे आज हम कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस और साथ ही साथ में जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो कांस्टेबल के एग्जाम में आए थे, जो आपके क्लास टेस्ट चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उसके जो क्वेश्चंस थे हम इस वीडियो के अंदर उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो लगभग जितने भी कैलेंडर के क्वेश्चन थे यहाँ पे, तो उतने ही टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं और सेम इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथड बिल्कुल सेम रहेगा। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा क्योंकि यहाँ पे कैलेंडर में बहुत सारे कन्फ्यूजन होती है, तो वो कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन यहाँ पे जो इस वाले प्रैक्टिस सेट में नहीं था वो भी मैं आपको बता दूंगा, सो दैट कि नेक्स्ट जब सेट आपके पास आए तो आप उसमें उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि यदि बीते हुए कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा। और ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके पास आए तो सिंपली आपको क्या करना होता है, यदि बीते कल से पहले दिन यानी बुधवार था तो आप पहले एक आज बना लो। ऐसे ये मेरे पास आज हो गया यहाँ पे, और इसने क्या बोला था कि बीते हुए कल से पहले दिन, ये आपका बीता हुआ कल है, और बीते हुए कल से ये वाला दिन आपके पास पहला दिन है। ये वाला जो दिन है ये आपको यहाँ पे बुधवार आपसे बोला गया है, तो इसको बुधवार आपको करना है। तो आपको बताना है रविवार कब होगा, और आपको पता है यार जब ये बुधवार है तो यहाँ पे बृहस्पतिवार होगा, यहाँ पे ये शुक्रवार होगा, यहाँ पे जब आप आओगे तो ये शनिवार होगा, और ये वाला जो दिन होगा यानी यहाँ पे आपके पास ये आपके पास आएगा कहीं ना कहीं रविवार। इसका मतलब रविवार आपके पास कौन सा दिन होगा, यानी जो आने वाला कल है उसके बाद वाला दिन यानी अगला दिन आपके पास यहाँ पे रविवार होगा। ठीक है, तो रविवार कब होगा, आने वाले कल के बाद अगला दिन जो होगा रविवार होगा। अब कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए, एक चीज़ तो आपको हमेशा ये ध्यान रखनी है कि कभी भी आपसे पूछा जाए, यानी कभी क्वेश्चन क्या आता है, जैसे सेम यही क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि यदि बीते हुए कल से पहले दिन बुधवार हो, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे मैंने बनाया ऐसे आने वाले कल से 4 दिन बाद या 3 दिन बाद, आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 3 दिन बाद अक्सर इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होती है और बच्चे इसको बहुत गलत भी करते हैं। 3 दिन बाद का मतलब इसने क्या कहा, आने वाले कल से, यानी ये आज हो गया, ये आपका आने वाला कल है। इस आने वाले कल से 3 दिन बाद यानी पहला दिन, ये यहां पे दूसरा दिन बनेगा, और यहां पे आपके पास ये बनेगा तीसरा दिन। अब 3 दिन बाद का मतलब, 3 दिन बाद का मतलब इसको इधर मत लेके जाना है, ये इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो 3 दिन बाद का मतलब ये तीसरे दिन की यहां पे बेसिकली बात हो रही है। आने वाले कल के 3 दिन बाद का मतलब तीसरा दिन, यानी यहां पे रविवार के बाद आपके पास क्या आएगा, ये वाला दिन होगा सोमवार, और ये वाला दिन होगा आपके पास मंगलवार। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। अगर आपको 4 दिन बाद पूछे तो चौथा दिन, अगर 2 दिन बाद पूछे तो दूसरा दिन। अभी इसने बोला था आने वाले कल के 3 दिन बाद, यानी जो मैंने अभी क्वेश्चन बनाया, तो यानी आपको यहाँ पे तीसरा दिन रखना है याद, और इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2016 यहां पे आपको कौन सा दिन था। अब इसको करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कोड्स लगा के यूज करते हैं, लेकिन कोड को याद रखना जब एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर आता है तो याद नहीं रहता है, स्वाभाविक है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप याद भी रख सकते हैं, लेकिन दूसरा मेथड इसका क्या हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ में एक और इसका एक अगर आपको कंप्लीट वीडियो इसका चाहिए तो कंप्लीट वीडियो के लिए आप जो है चैनल के रीजनिंग वाले सेक्शन में जरूर जाएं। वहाँ पे कैलेंडर के 7-8 वीडियोज़ है, उसमें एक लास्ट वाला जो वीडियोज़ है बिना कोड के कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वो है मिल जाएगा। अब इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहली बात आपको 26 जनवरी 2016 तक आपको यहाँ पे विषम दिन निकालने कि कितने आपके पास ऑड डेज होते हैं। अब ऑड डेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको ये साल दिया गया है इस साल के पीछे वाले साल में आप जाएंगे। यानी 2016 है तो यानी आप 2015 तक सबसे पहले ऑड डेज निकालेंगे कि 2015 तक हमारे पास कितने विषम दिन रहे होंगे। अब 2015 में विषम दिन देखने के लिए आपको कुछ इसको इस टाइप से स्प्लिट करना पड़ेगा। यानी मैं 2000 को यहां पे कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 2000 प्लस 15, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2000 प्लस 15, 2015। अगर कभी आपके पास कुछ ये आ जाए 1953, तो आप इसको कुछ ऐसे स्प्लिट करेंगे। कैसे, इसको आपको ऐसे स्प्लिट करना है 1900, यहां पे 300 प्लस 53, इसको आप ऐसे स्प्लिट करेंगे। ठीक है, ऐसे इसको स्प्लिट करना है। अब यहां पे ये 2000, यानी ये 2000 साल तक आपके पास जो विषम दिनों की संख्या आती है वो आती है 0। ठीक, अब बहुत सारे सोच रहे होंगे कि 0 क्यों आया। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर पहले 100 साल की हम बात करेंगे तो पहले 100 साल में आपके पास विषम जो संख्या होती है विषम दिनों की होती है 5। फिर हम बात करेंगे 200 सालों में, तो 200 सालों में आपके पास जो विषम दिन आएंगे वो आएंगे आपके पास यहाँ पे
3, और 300 सालों में जब आपके पास विषम दिन पूछे जाएं 300 सालों में, तो आपका आंसर यहां पे होगा 1। ठीक, और जैसे ही 400 साल आते हैं, देखिए मैं ये वीडियोस को काफ़ी लेंथी लेके जाने वाला हूं ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। 400 सालों में आपके पास हो जाएंगे 0, यानी 400 सालों में कभी भी कोई विषम दिन पूछे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 0, यानी दिन और साल में कंफ्यूज नहीं होना है, पहली बात ही है। क्योंकि दिन में तो डायरेक्टली आप 7 से उसे डिवाइड करते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना होता है। कैसे निकलता है, क्या निकलता है, अगर आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसे, वो वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं। अगर आपका टाइम है तो रीजनिंग वाले पोर्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिएगा जो भी 400 के मल्टीपल होंगे उनका आंसर हमेशा 0 आएगा। जैसे 400 में कितने विषम दिन, 0। 800 में कितने विषम दिन, 0। 4 3 12, 1200 में कितने विषम दिन, 0। 1600 में कितने विषम दिन, 0। और इसी टाइप से 2000 में जब विषम दिनों की बात करते हैं तो क्योंकि 400 का मल्टीपल है, 400 के टेबल में आता है तो 0। बस इतनी सी बात है जो आपको करनी है। यहाँ पे मैंने 1900 की बात की थी, तो 1900 में आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, चलिए इसको हम फिर देखते हैं ध्यान। 1900 में हम इसको ऐसे लिखना चाहिए था ना मुझे, ये 1600 आएगा। इस 1600 में फिर यहाँ पे 0 हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। इस टाइप से इसे सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे अब ये 15 ईयर है, ये है 15 साल। इन 15 सालों को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, इनमें हमें लीप ईयर और जो नॉर्मल ईयर है वो निकालने पड़ेंगे। अब 15 सालों में जो नॉर्मल ईयर होते हैं और लीप ईयर होते हैं कैसे निकालते हैं, 4 से उसे डिवाइड किया जाता है। 4 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 3 12, 4 3 12, यानी जितने टाइम्स आप इसको डिवाइड कर पा रहे हैं उतने आपके इसमें हो जाते हैं लीप ईयर। और 15 से 3 अगर माइनस करोगे आप तो इसमें आ जाएंगे 12 नॉर्मल ईयर। यानी ये 3 कैसे ईयर है, ये आपके पास जो है वो लीप ईयर है, और 12 इसमें आपके पास नॉर्मल ईयर है। इस टाइप से आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे किया मैंने सॉल्व, बस बहुत आसान सा तरीका है, 1-2 बार समझ जाइएगा, आपको आसान लगेगा। अब क्योंकि अभी ये लीप ईयर है, ये भी ईयर है, तो अब हमें क्या निकालना है यार, 3 लीप ईयर में कितने आपके पास विषम दिन होते हैं और 12 लीप ईयर में आपके पास कितने विषम दिन होते हैं। अब आपको पता है एक लीप ईयर में जो विषम दिनों की संख्या होती है वो होती है 2, क्योंकि एक जो लीप ईयर होता है उसमें जो डेजों की संख्या होती है वो 365 ना होकर 366 डेज होती है। और 366 को जब आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 2 रिमाइंडर आता है। यानी एक साल, यानी कोई भी जब एक लीप ईयर होता है तो उसमें आपके पास 2 विषम दिन होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 3 लीप ईयर है, इसका मतलब मुझे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, इसे ध्यान रखना, ठीक है। अब ये नॉर्मल ईयर है, किसी भी एक नॉर्मल ईयर में आपके पास जो विषम दिन होते हैं वो होता है 1। यानी यहाँ पे आपके पास 12 नॉर्मल ईयर हैं, तो यहाँ पे विषम दिन कितने हो जाएंगे, 12 मल्टीप्लाई 1। एक साल में 1 विषम दिन, तो 12 सालों में 12 विषम दिन। बात क्लियर है। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2, अब आपके पास आ गया 6, और 12 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐड करना है, और ये आ जाएगा आपके पास 12। यानी ये आपके पास जो सम आ रहा है इनका, ये आ रहा है आपके पास 18, ठीक है। अब क्योंकि 18 को हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जितना भी अपने पास नंबर्स जो आते हैं उसको 7 से डिवाइड ही अपने को करना है विषम दिन निकालने के लिए। अभी अपने पास 18 टोटल विषम दिन आ गए, 6 इससे आए, 12 इससे आए। इसको 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितने विषम दिन आते हैं यहाँ पे, जितना इसमें शेष बचेगा, जितना रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पे आपके पास 4 रिमाइंडर आता है। तो यानी यहाँ पे 4 विषम दिन आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2015 तक आपके पास जो विषम दिन होते हैं वो कितने आएंगे, 4 आएंगे। बस अगर इतनी बात अगर आप समझ चुके हैं, अब आपको चलना है 2016 पे। अब आपको क्योंकि 26 जनवरी तक काउंट करना है, तो बस अब आपको क्या लेना है यहाँ पे, 26 जनवरी, 26 जनवरी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब आपको क्या निकालना है, केवल 26 दिनों का यहाँ पे और एक्स्ट्रा निकालना है। 4 तो अपन निकाल चुके हैं, 2015 तक ये कंप्लीट आ चुका है। अब 26 डेज में और डेज कितने होंगे, तो 26 डिवाइड बाई 7, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 5, 7 या 21, और 26 से अगर आप 21 माइनस करोगे तो आपके पास 5 विषम दिन आते हैं। तो अब आपके पास 5 ये बचे हुए हैं और 4 इसमें आए हैं। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है, यानी 5 + 4 आपके पास जो आएगा, ये आपके पास जो आता है वो आता है 9। अब इस 9 में भी आपको विषम दिन निकालने हैं, तो 9/7, और आपके पास जो लास्ट में बचेगा ये आएगा 2 रिमाइंडर, यानी 2 शेष आपके पास आ रहा है। और अब आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी ये नंबर अगर 0 आता है तो 0 का मतलब होगा संडे। अगर आपके पास 1 आया इसका मतलब होगा मंडे, अगर 2 आया इसका मतलब होगा ट्यूसडे, अगर 3 आया इसका मतलब होगा वेंसडे, 4 का मतलब आपके पास थर्सडे, 5 का मतलब आपके पास फ्राइडे, और 6 अगर आपके पास आता है इसका मतलब आपके पास सैटरडे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 आया है, इसका मतलब यहाँ पे जो दिन आएगा वो आएगा ट्यूसडे, यानी उस दिन आपके पास क्या रहा होगा, मंगलवार इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये एक थोड़ा सा आसान तरीका है, बहुत सारे लोग इसको पहले बार सीख रहे होंगे, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ये टफ लगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें आसान लगती चली जाएंगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और देखिएगा, देखिए 2016 वाला मैंने आपको करवा दिया है। 1953 यहाँ पे इस बार जो है 90s वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिया गया था, तो ये प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लो, उसमें 90s वाले मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं कि कैसे करना है, तो आप उसमें आसानी से कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये देख लेना, क्योंकि 90s वाला क्वेश्चन इस वाली पार्ट में नहीं है, तो रीजनिंग वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे करवाए हुए हैं। 118 को आप चेक कीजिए, यहाँ पे पूछा गया था 10 मार्च 1987 को बृहस्पतिवार था, तो 30 नवंबर 1998 को क्या दिन था। तो अभी इसको ऐसे कुछ लिख दीजिए, 10 मार्च 1987, ठीक है। और आपके पास जो नेक्स्ट है वह है आपके पास 30 नवंबर 1998। क्लियर। अब देखिए, जब भी आपके पास ऐसे कुछ क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डेट और ईयर को सेम बनाना है। हर किसी में प्रोसेस यही चलेगी। प्रोसेस क्या होगी, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 10 मार्च है ना और आपको 1998 पे जाना है, तो इसको पहले सेम बनाइए। यानी देखिए अब इसको कैसे करना पड़ेगा, आपको इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। यानी आपको सबसे पहले कहाँ पे आना पड़ेगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा 10 मार्च, सेम उसी पे आपको आना पड़ेगा 1987 है ये, आप आएंगे 1998 पे। क्लियर है। यानी अब आप क्या निकालने वाले हो, 10 मार्च 1987 से लेकर 10 मार्च 1998 तक के पहले आप ये कौन सा दिन था। यानी यहां पे आपको दिया हुआ है 10 मार्च 1987 को आपके पास यहां पे बृहस्पतिवार था, तो 1998 यहां पे आपके पास कौन सा दिन होगा, ये आपको सबसे पहले निकालना है। उसके बाद हम इसी में जब आपके पास ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, फिर उसके लिए मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर को सेम बनाना है, ईयर को नहीं सॉरी, आपको ये जो डेट है ना ये सेम बनानी है। अब देखो इसमें क्या करना होता है, शायद मैंने बहुत सारे बच्चों को क्लासेस में बताया होगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फरवरी को काउंट करके। आप कुछ ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो ये 10 से यहाँ पे 10 कैंसिल आउट हो गया, इस मार्च से इस मार्च को कैंसिल आउट कर दो, खत्म। 1987 है 1998, इनके बीच में आपको देखना डिफरेंस, कितने सालों को डिफरेंस आ रहा है भाई। आप देखोगे यहाँ पे कि 1987 से लेकर 98 तक आपके पास 11 सालों का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 11 सालों का डिफरेंस आ रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये चेक करना है ये 1987 से लेकर 1998 तक कितने मेरे पास लीप ईयर थे। क्या बोला मैंने कि हमारे पास 1987 से लेकर 1998 तक आपके पास कितने लीप ईयर थे। अब जब आप लीप ईयर निकालोगे आप देखोगे यार 1987 वाला मेरे पास लीप ईयर नहीं है, क्या 90 अब लीप ईयर्स आना चाहिए, ठीक है। अब इतना ये क्लास कोई नहीं है कि जहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ, लीप ईयर आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। क्या 1998 अपने पास क्या लीप ईयर है, 7 हमने निकाला, 98 को देखिए, हाँ बिल्कुल ये 1988 लीप ईयर है। कैसे निकालते हैं, 4 से जो पूरा डिवाइड हो जाता है वो मेरा लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो ध्यान रखो इसमें आपको 1 काउंट करना है, ठीक है, कि यार मेरे पास 1988 लीप ईयर है। क्या 1989 लीप ईयर है, जी नहीं। 1990 लीप ईयर है, जी नहीं। 91 लीप ईयर नहीं है। 92 लीप ईयर आपका है, ठीक है, तो मतलब एक और साल इसमें ऐड कर दो। क्या 92 हमने काउंट कर लिया, ओके। 93 लीप ईयर है, बिल्कुल नहीं है। क्या 94 है, आप देखोगे हाँ बिल्कुल 94 नहीं है, 94 नहीं है। क्या 95 है, नहीं है। 96 है, बिल्कुल है, तो 96 भी आप लिख दो यहाँ पे। क्या 97 है आपके पास लीप ईयर, आप देखोगे 97 भी आपके पास लीप ईयर नहीं है। तो यानी आपके पास कितना है, 12। अब इसको ऐसे, अब इनको पूरा कंप्लीट आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। 12 13 14 यानी कंप्लीट कितना आ गया, 14 आ गया। और इस 14 में अब आप क्या करोगे, सेम 7 से अगर आप डिवाइड करोगे, ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। बात क्लियर है। इसका मतलब आप ये समझे कि अगर 1987 में बृहस्पतिवार था तो भाई यहाँ पे भी आपके पास बृहस्पतिवार ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई भी रिमाइंडर नहीं आया है। इतनी बात है जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपके पास क्वेश्चन ये बन गया, देखो ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से समझा रहा हूँ ताकि आप सभी को समझ में आ जाए कैसे करना है ये सॉल्व, आपको समझ में आए। 1987 से 1998 इनके बीच में डिफरेंस देखिए, 11 डिफरेंस आएगा। फिर आपको चेक करना है इन दोनों सालों के बीच में आपके पास कितने लीप ईयर हैं, जितने लीप ईयर हैं उतने साल इसमें और एक्स्ट्रा ऐड करने बस। जिन बच्चों ने फरवरी वाला कॉन्सेप्ट समझा है उसमें भी सेम होता है, उसमें भी आंसर आपके पास यही आएगा। आपको क्या करना होता है, 1987 से लेकर 98 तक आपको चेक करना है कि कितनी फरवरी आ रही है। अगर नॉर्मल फरवरी है तो 1, अगर लीप ईयर की फरवरी है तो 2। अगर आप ऐसे इनको सभी को ऐड करोगे तो आपके पास जो लास्ट में आंसर आएगा वो 14 ही आता है। क्लियर। अब आपके पास एक क्वेश्चन ये बन गया है कि भाई अब देखिए यहाँ पे ये बन गया क्वेश्चन, अब देखिए 10 मार्च तक आप आ चुके हो। यहाँ पे क्वेश्चन बना कि 10 मार्च 1998,
10 मार्च 1998 को आपके पास यहाँ पे थर्सडे था, यानी बृहस्पतिवार था। और अब आपको सेम वही क्वेश्चन पे आ जाना है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के यहाँ पे पूछा गया था कि 30 नवंबर आपको निकालना था, 30 नवंबर 1998 को आपके पास कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, यानी अब आपको ये आपके पास बेसिकली बन चुका है। अभी हमने निकाला कि यहाँ पे बृहस्पतिवार था, तो ये बृहस्पतिवार है। अब यहाँ से अपने को यहाँ पे जाना है और इसको आप कैसे निकालना है इस चीज़ को समझिए। अब यहाँ पे अब आपको जो नॉर्मल प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करना है और इसको निकालना है। अब नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है? नॉर्मल प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए कि यार इनके बीच में भी हमें पूरे डेज निकालने कि कितने डेज यहाँ पे बेसिकली यहाँ से यहाँ तक हो जाते हैं। अब देखिएगा आप कि यार 10 मार्च 1998 से अपने को जाना है 30 नवंबर 1998 तक। मार्च के कितने दिन? अब आप जानते होंगे यार कि जनवरी फरवरी मार्च जाता है 31वां, यानी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 31 से 10 को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। 31 से 10 अगर आप यहाँ पे माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 21। ठीक है, तो यहाँ पे कितने दिन थे? यहाँ पे आपके पास 21 डेज थे। अब ऐसे आपको क्या करना पड़ा है, देखिए ये अपन मार्च का निकाला है। अब मार्च के बाद डायरेक्टली हम अप्रैल में जाएंगे। अब अप्रैल में आप ध्यान दोगे अप्रैल कितने डेज का होता है, अब अप्रैल तो पूरा काउंट होगा। अब जो अप्रैल आएगा उसमें आपके पास 30 डेज आएंगे। इसी टाइप से आपके पास मई में कितने दिन हो जाएंगे, मई में 31 दिन होंगे। मई के बाद आपके पास जून में 30, फिर जुलाई में आपके पास 31, अगस्त में आपके पास 31 है ना, जुलाई अगस्त आपके पास 31 का होता है। फिर यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, सितंबर में आपके पास 30, और देखिए अक्टूबर में आपके पास 31, और नवंबर में आपके पास कितना आ जाएगा, नवंबर 30 तक जाना है, इसलिए नवंबर में आपको 30 दिन यहाँ पे लिखने पड़ेंगे और इन सभी को आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इनको आप ऐड कर दीजिए, 3 2 5, 5 3 8 11, आपके पास यहाँ पे 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 यहाँ पे आपके पास 20, यहाँ पे 23, और 23 प्लस 3 आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, 26, यानी 265 यहाँ पे आया टोटल सम। अब इस 265 को आपको 7 से डिवाइड करना है और यहाँ पे आपको रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, अब 7 3 21, यानी 7 3 21, आपके पास 55 आता है, 7 6 42, 7 7 49, और 49 से अगर आप 55 से अगर आप 49 माइनस करोगे तो आपके यहाँ पे पास 6 यहाँ पे आ जाएगा। यानी बृहस्पतिवार में आप यहाँ पे 6 और आगे लेके जाओगे, तो बृहस्पतिवार में 6 आगे लेके जाने का मतलब आपके पास शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, यानी यहाँ पे आपके पास जो आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए बुधवार। तो इस टाइप से जो है आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना था। अब एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है, अगर आपको ऐसे डेज नहीं लिखने तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहीं पे विषम दिन भी निकाल सकते थे। यार इसमें कितने विषम दिन होंगे, 0, यहाँ पे 2 विषम दिन, यहाँ पे आपके पास 3 विषम दिन, यहाँ पे 2 विषम दिन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 विषम दिन, यहाँ पे 2 विषम दिन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। इन सभी को भी अगर आप ऐड करोगे, 2 + 3 5 + 2 7, 7 + 3 10 13, ठीक है, यहाँ पे जो इसका सम बन रहा है वो बन रहा है आपका पास सम 20। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने विषम दिन निकालने, तो 20 बाई यहाँ पे आपके पास 7, आप इसे डायरेक्टली कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो 6 आएगा। इस टाइप से आपके पास बृहस्पतिवार में अगर आप 6 ऐड करोगे तो उतना ही आपके पास आंसर बन जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। और जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए अब मैं पहली बार बता दूं कि ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल मतलब आपको यहाँ पे 2 स्टेप करने पड़ रहे हैं। आपके एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा, इससे आसान ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं कि जो फंसा दे इंसान को, और आपको फंसना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। अब इस क्वेश्चन में आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो 2 अक्टूबर 1869 को निकालना है, इसको सबसे पहले इससे पहले वाला यानी 1868 तक हम इसे चेक कर लेंगे। 1868 को हम लिखेंगे कुछ ऐसे, कैसे लिखना है इसको, ऐसे लिखेंगे हम, इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं 1600, 200 और 68। अब मैंने आपको समझा दिया, 1600 में आपके पास 0 और डेज आते हैं, 200 में हमने अभी देखा है कि यहाँ पे आपके पास 3 और डेज आते हैं। 68 को हम वैसे ही स्प्लिट करेंगे नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के साथ। 68 अगर आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे 4 1 जा 4 और 4 7 जा आपके पास आ जाएगा 28। अब 68 से आपको 7 माइनस करना है, यानी आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, 1 और 5। बात क्लियर हो रही है? यानी आपके पास यहाँ पे 17 लीप ईयर है और 51 आपके पास नॉर्मल ईयर है, और सेम वही आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना है, अब हमें देखना है यार एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते, तो 17 में कितने हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 34, यानी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। एक नॉर्मल ईयर में
एक साल में आपके पास एक विषम दिन, यानी 51 में कितना हो जाएगा, 51 मल्टीप्लाई 51, यानी आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 51, सिंपल। अब इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे आपके पास 34 है, 34 में आपके पास 51, इसको ऐड करोगे आप, 4 + 1 5, 5 में अगर आप 3 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8, 5 + 3 आपके पास आ जाएगा 8, यानी यहाँ पे आपके पास आया 88। अब यहाँ पे अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपके पास जो रिमाइंडर बनता है वो कितना आ जाएगा आपके पास 4, तो 4 यहाँ पे बेसिकली रिमाइंडर आया है। बस इतनी सी चीज़ जो आपको पहले ध्यान रखने की, ओके ये आपको निकालना आना चाहिए। अब नेक्स्ट, क्योंकि हमें अक्टूबर पे जाना है, ध्यान रखना हमें 2 अक्टूबर तक जाना है, यानी मुझे जनवरी से अपने को यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। अगर जनवरी में आप काउंट करोगे जनवरी, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली विषम दिन लिख रहा हूँ, क्योंकि विषम दिन से क्या होता है कि आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है कैलकुलेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखेंगे 1869 क्या लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, आप देखेंगे यार ये तो आपके पास नॉर्मल ईयर है, क्योंकि 1868 तक की प्रोसेस हमें पता है 4 विषम दिन है। इसके आगे की कहानी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जनवरी, और जनवरी में आपके पास जो डेज होते हैं आपके पास वो होते हैं 31, 31 के पहले ही विषम दिन निकाल लो, या तो 31, 29 या 28, 30 ऐसे ऐसे ऐड करके आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि जनवरी में मेरे पास डायरेक्टली विषम दिन जो होंगे वो होंगे आपके पास 3 विषम दिन, होता है ना 31 जाता है, तो यहीं पे मैंने विषम दिन निकाल दिया, आपके पास यहाँ पे 3 आए। फरवरी में कितने होंगे आपको पता है यार, फरवरी यहाँ पे नॉर्मल ईयर है, यानी फरवरी में आपके पास 28 दिन होंगे, और 28 दिन में कितने लीप ईयर होते हैं, सॉरी आई मीन कितने आपके पास विषम दिन होते हैं, वो होंगे 0, क्योंकि 7 चौको 28, वहाँ पे 0 विषम दिन आता है। तो आपके पास फरवरी में आपके पास आया 0, फिर मार्च में कितना आ जाएगा, देखिए मार्च अगेन 31 का होगा, तो 31 में विषम दिन निकाल लो, तो मार्च में आपके पास फिर 3, फिर अप्रैल में आपके पास कितना 2, क्योंकि अप्रैल जो होता है आपके पास कितना होता है, आपके पास 30 का अप्रैल होता है, और 30 डेज में आपके पास विषम दिन डायरेक्टली निकाल लो, वहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और फिर मई में कितने हो जाएंगे 3, फिर जून में कितने हो जाएंगे 2, फिर जुलाई में 3, और अगस्त में आपके पास 3, ठीक है। फिर सितंबर में आपके पास कितना आ जाएगा 2, और हमें क्योंकि 2 अक्टूबर तक जाना है, ध्यान रखना अब लास्ट में जो आएगा यहाँ पे अक्टूबर तक आएगा, हमें जाना है केवल 2 अक्टूबर तक, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड है 2 अक्टूबर, तो हमें केवल 2 दिन लिखना पड़ेगा। अगर मेरे पास यहाँ पे 17 अक्टूबर होता तो फिर मैं 17 अक्टूबर में डायरेक्टली विषम दिन निकाल सकता था कि 17 में कितने विषम दिन होते हैं, आपके पास 3 विषम दिन आ जाते हैं। बात समझ में आई? अब क्योंकि यहाँ पे 2 अक्टूबर है इसलिए मुझे डायरेक्टली 2 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे अक्टूबर के केवल 2 दिन ही काउंट कीजिए तो 2 आ जाएगा। अब इन सभी को आपको यहाँ पे करना है ऐड, 3 और 3 6, 2 8 और 3 11, 2 आपके पास 13, 16, 19, 21, और यहाँ पे आएगा आपके पास 23, यानी यहाँ पे आपके पास जो सम बना वो बना आपके पास 23। बात क्लियर है? 23 बना सम। अब 23 ये है और 4 ऑलरेडी अपने पास ये था, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास आता है यहाँ पे 27। अब इस 27 में आपको विषम दिन निकालने, तो यानी आपको करना पड़ेगा 7 से डिवाइड, और 7 3 21, और आपके पास यहाँ पे आता है 6, ठीक है। और 6 का मतलब क्या सीखा था आपने, 6 का मतलब यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा सैटरडे। तो यहाँ पे इस टाइप से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने की कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है तो उसके लिए रीजनिंग का प्लेलिस्ट चैनल पे बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत डिटेलिंग में समझाया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन जो इसमें है 120 क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ यार पूजा का जन्मदिन जो था 12 जनवरी 1996 को हुआ था, वो दिन बुधवार था, यानी यहाँ पे है आपके पास बुधवार, ठीक है। उसका अगला जन्मदिन कब पड़ेगा, इसका अगला जन्मदिन जो पड़ेगा वो पड़ेगा 12 जनवरी 1997 को, ठीक है। अब देखेंगे आप 1997 से लेकर, यानी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर मैं सिंपल एक बात बोलूँ आपसे कि 1 जनवरी 1996, ठीक है, और मैं कहूँ 31 दिसंबर 1996, यहाँ पे लेट से आपके पास था बुधवार, और मैं पूछूं कि यार जो इस साल का आखिरी दिन होगा वो आपके पास क्या आएगा, जो साल का आखिरी दिन होगा वो आपके पास क्या आएगा। और आपको पता है यार, सबसे पहले आपको चेक कर लो कि 1996 एक लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, और आप देखेंगे जो 1996 है वो आपके पास एक लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर नहीं है, क्योंकि ये आपका 4 से डायरेक्टली डिवाइड होता है। आप क्या देखोगे, अगर ये लीप ईयर है तो इसका मतलब ये 366 डेज का होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे जो विषम दिन आते हैं वो आते हैं 2। बात समझ में आ रही? और 2 का मतलब ये होता है कि हम इसमें 2 दिन और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। बात समझ में आई? जैसे यहां पे अगर 1 जनवरी 1996 को बुधवार था तो 366 दिन के बाद की जो कंडीशन होगी वहां पे आपके पास क्या आना चाहिए,
यहां पे जो आएगा आपके पास वो आएगा आपके पास, इसको समझिएगा, यानी 1 जनवरी 1997। यहां पे जो बनेगा आपके पास वो बनेगा आपके पास शुक्रवार। ठीक है, अभी ये वाली इसको समझिएगा, मैं इसको समझाना चाह रहा हूं आपको। यहां पे बुधवार था तो यहां पे आपके पास बनेगा शुक्रवार। क्यों? क्योंकि भैया 366 दिन के बाद आपके पास कौन सा दिन आएगा? 366 दिन के बाद 1 जनवरी 1997 भी आएगा, ये समझते हो। यानी मैं क्या ये कह सकता हूं कि इससे पहले वाला जो दिन रहा होगा, यानी जो बृहस्पतिवार रहा होगा, वहां पे आपके पास वो 31 दिसंबर को आपके पास बृहस्पतिवार रहा होगा। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? अगर आपको ये बात क्लियर हो रही है तो यहां पे इस क्वेश्चन में भी यही था, यार 12 जनवरी से 12 जनवरी हम आ रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे यहां पे 366 दिन के बाद वाली कंडीशन है ये, और 366 दिन के बाद वाली कंडीशन है मतलब यहां पे बुधवार में भी 2 दिन ऐड होगा और यहां पे आपके पास शुक्रवार आएगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट्स इट। बात क्लियर हो रही है? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास एक नॉर्मल ईयर आए तो नॉर्मल ईयर का जो साल का पहला दिन होता है और आखिरी दिन होता है वो समान होता है। लेकिन कभी भी लीप ईयर पूछा जाए तो उसका साल का पहला दिन और आखिरी दिन में पहले दिन वाला जो साल होता है, यानी लेट से जैसे मैंने कहा कि पहला दिन बुधवार है तो उसमें आखिरी दिन में एक दिन और बढ़ जाएगा। बुध में बृहस्पतिवार आपका एक दिन उसमें और बढ़ जाता है। बात समझ में आई? तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहां पे जो आपका आंसर बनता वो आता आपके पास शुक्रवार। ठीक है, तो इसमें टफ क्या था? इसमें टफ तो कुछ नहीं था, थोड़ी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए और आपका आंसर निकल जाता। चलिए अब इन क्वेश्चनों को देखते हैं। ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बहुत आसान है। ए और बी भाई हैं तो इसको कुछ ऐसे बना लिए, भाई मेरे पास ए ये है और यहाँ पे जो है ये बी हो गया, दोनों भाई हैं तो हमने इक्वल का साइन यहाँ पे लगाया है। सी और डी बहने हैं क्योंकि अपन को अभी पता नहीं है सी और डी का है तो उसको भूल जाओ। ए का पुत्र डी का भाई है। यार ए का कोई पुत्र होगा, ये ए का कोई पुत्र है, इसका नाम नहीं है, इसको ऐसी बॉक्स बना के छोड़ दो। ए का कोई पुत्र है और इसने क्या कहा है, जो ए का पुत्र है वो डी का भाई है, यानी जो ये डब्बा है इसमें जो भाई है ये डी का भाई है, यानी डी कुछ ऐसे होने वाला है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, मतलब इसके और इसके बीच में भाई का कनेक्शन हो गया। लेकिन अगर आप यहां ध्यान दोगे एक चीज यहां पे छूटी रही अभी कि सी और डी आपस में बहने हैं। सी और डी यहां पे बहने हैं, इसका मतलब यह डी की भी यहां पे कोई बहन होगी और डी की जो बहन होगी इसको मैंने सर्कल से दिखाया कुछ ऐसे। अब देखिए जहां पे इक्वल है ना, इसका मतलब हो गया सारे भाई बहन है। ये वाला डिब्बा, ये डी और सी, अपन को इसका नाम नहीं पता इसलिए मैंने यहां पे नाम नहीं लिखा, लेकिन इसने बोला था ए पुत्र, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है। अब ये पुत्र है, ये जो फीमेल है उसको मैंने सर्कल से दिखाया है। बी का सी के साथ क्या रिलेशन, अब आपको बताना है ये बी का सी के साथ क्या रिलेशन है। अब आप क्या देखोगे, यार ये पिता है और ये सारे भाई हैं, यानी सी का भी ये पिता होगा ए, और क्योंकि ये बी क्या इसका भाई है यानी इसका ये क्या बन गया, चाचा बन गया। तो यहां पे चाचा इसका आंसर हो जाता है, अंकल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके बारे में? मोहन के बारे में बता रहा है, सागर। तो बेसिकली सागर यहां पे ऐसे कुछ हो जाएगा, ये सागर है और इस सागर ने क्या कहा, परिचय कराते हुए बता रहा है कि वह जो है उसकी जो दादी माँ है उस दादी माँ के इकलौते पुत्र, यानी देखो सागर है, सागर के ऊपर इसके पिताजी होंगे कुछ ऐसे, ये पिता हैं सागर के, ये सागर के पिता हो गए। ठीक है, और इसकी दादी माँ यानी सागर की दादी माँ यानी पिता की माँ, यहां ऊपर इसकी माँ हो जाएगी, यानी ये सागर की क्या बनी, ये दादी बन गई। तो इसके इकलौते पुत्र किसके, दादी के, सागर की जो दादी है इसका इकलौता पुत्र कौन है, इसके पिता। इकलौते पुत्र के इकलौते साले, अब इकलौते साले का मतलब क्या होगा, यार ये जो पिता है इसकी वाइफ होगी, वाइफ के लिए मैं हमेशा ये ऐसा साइन बनाता हूं, वाइफ है इसका मतलब ये आपके पास सर्कल बनेगा। और क्योंकि पिता का ये क्या है, साला है, तो मतलब जो ये यहां पे इसकी पत्नी होगी इसका भाई होगा, इसलिए मैं यहां पे ऐसे बना रहा हूं। यहां पे क्या बनेगा, ये साला है यानी कुछ इस टाइप से है, ये साला हो गया। ठीक है, साले का भांजा है। ओके, अब देखो सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कह रहा है कि यार जो मेरी दादी माँ है ना, दादी माँ का जो इकलौता पुत्र है, जो सागर का पिता है, इस पिता का जो साला है ये उसका भांजा है। भांजा मतलब यार मुझे बताओ मोहन क्या है, एक भांजा है। अब मोहन भांजे का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या ये समझ नहीं आ रहा है कि यार जो सागर है ये सागर की माँ नहीं है, क्योंकि ये सागर के पिता है, ये इसकी माँ है। तो यहाँ पे ये जो इनका साला है, क्या ये सागर का ये मामा नहीं है। और इन्होंने ये भी कहा था कि सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा कि ये जो ये पिता हैं बोल के, सागर के जो पिता हैं इनके साले का ये भांजा है मोहन। तो यहाँ पे हमें बताना था कि सागर मोहन से किस प्रकार संबंधित। तो भाई ये सागर और मोहन आपस में भाई होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो साला है ये भी इसका यहाँ पे भांजा हो गया और ये सागर है ये भी इसका यहाँ पे भांजा हो गया। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा भाई का। ये दोनों क्या है, आपस में भाई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए इस क्वेश्चन में हम सेम वैसे चलते जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? यदि रानी के पिता के चाचा, तो पहले ये रानी बना लो, यहां पे ये आपके पास यहां पे रानी हो गई। रानी के पिता, रानी के पिता यानी इसके ऊपर ही आएंगे, ये यहां पे रानी के पिता हो गए। रानी के पिता के चाचा, रानी के पिता के चाचा यानी पिता के ऊपर भी एक पिता होंगे, सिंपल सी बात है ना, यानी रानी के दादा, ये रानी के दादा हो गए। तो इसने बोला था रानी के जो पिता हैं इनके चाचा, इसका मतलब यहाँ पे जो इनके पिता होंगे यानी रानी के जो दादाजी हैं उनके जो भाई हैं, यहाँ पे ये चाचा जी हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ तक की कंडीशन बन चुकी है। रानी के पिता और पिता के चाचा, इन दोनों के बीच में क्या है? ये चाचा हो गए इनके। जो ये चाचा हैं वो अनूप के पिता के पोते हैं। अनूप के पिता यानी यहाँ पे भाई एक अनूप भी होगा कहीं, ये अनूप है। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ये अनूप है और अनूप के पिता यानी अनूप के पिता भी यहाँ होंगे, अनूप के पिता के पोते हैं। तो यानी यहाँ पे जो ये चाचा है बोला, यहाँ इसके ऊपर होंगे आपके अनूप जी। ठीक है, अनूप के पिता यानी इसके अनूप के पिता हो गए ये कुछ ऐसा आपके पास रिलेशन बन गया। काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा इस चीज़ के। देखिए यहाँ पे जो रानी है ये रानी के पिता, ये पिता के चाचा हो गए और जो चाचा है वो अनूप के पिता के पोते हैं। इसका मतलब भाई ये अनूप का बेटा होगा ना, ये जो यहाँ पे ये है। ठीक है, रानी के पिता के जो चाचा है वो अनूप के क्या हो गए? वो अनूप के आपके पास बेटे हो गए, तभी तो ये अनूप के पिता के यहाँ पे ये पोते होंगे। अब यहाँ पे देखिए अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो अनूप इकलौता पुत्र है, हमने देख लिया। अब आपको यहाँ पे समझाना था रानी से अनूप का क्या संबंध है। भाई जो रानी है उसका इस अनूप से क्या संबंध है, अब आपको समझ में आना चाहिए। यार ये रानी है, यहाँ पे रानी के पिता रानी के दादा, तो यहाँ पे जो ये चाचा होंगे तो ये भी दादा होंगे, और यहाँ पे जो ये दादा हैं ये अनूप के क्या है, यहाँ पे अनूप का बेटा है ये। तो रानी का यहाँ पे इनके साथ किस चीज़ का संबंध हो गया? क्या परदादा का संबंध नहीं हो गया? परदादा हो गया ना भाई, परदादा का ये बेटा हो गया, इनका भी फिर ये बेटा हो गया, उनकी बेटी है रानी। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा जो है आपको दिमाग लगाना था, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल है, लेकिन हो जाता है ये क्वेश्चन अगर आपके पास यहाँ पे अगर आपके पास चीज़ों में क्लैरिटी है। अब इस क्वेश्चन को समझेगा, और इस क्वेश्चन में ये आने का थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन करना कैसा है इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे आपके पास बोला P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पति है, और P यहाँ पे ये जो आपके पास साइन है डिवाइड का, इसका मतलब होता है कि P क्यू की बहन है। P मल्टीपल अगर Q आपको दिखे तो इसका मतलब होगा P क्यू का पुत्र है। तो निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा निरूपित करता है कि A B की पुत्री है। अब इसको क्या करना है आपको कि क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप कैसे? जैसे अगर आप इसे ध्यान देंगे A डिवाइडेड D, सबसे पहले A डिवाइडेड D है, और अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे जब P डिवाइडेड Q था तो इसका मतलब क्या बन रहा था कि जो P है वो Q की बहन है। यानी यहाँ पे क्या बनेगा यार, जो A है वो D की बहन है, यानी यार जो A है वो D की क्या है? बहन है। इसका मतलब ये A आपके पास फीमेल है, ये A है, और ये D की बहन है। इसका मतलब यहाँ पे D की बहन है। अब ये D की बहन हो गई, बात क्लियर हो गई। जो A है वो D की बहन है, ये दोनों भाई बहन हो गए क्योंकि हमें यहाँ पे यही बोला गया था। देखिए यहाँ पे दिखा है ना P, और डिवाइड में जब Q होता है तो P Q की बहन है। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। देखिए जब P मल्टीप्लाई Q मिलता है तो इसका मतलब ये है कि जो P है वो Q का पुत्र है। इसका मतलब यहाँ पे जब D मल्टीप्लाई B है, इसका मतलब ये हो जाएगा जो D है वो B का पुत्र है। इसका मतलब जो D है इसके ऊपर B आएगा। इसका मतलब ये ऐसा हो चुका है कि जो D है वो B का पुत्र है। बात क्लियर? अब यहाँ पे आपको ये बताना था कि यार A B की पुत्री है, ये कौन सा संबंध बता रहा है? तो जो A है क्या वो B की पुत्री नहीं है? क्योंकि भाई जब B जो है वो D का पिता है और ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, तो क्या यहाँ पे जो A है ये पुत्री नहीं हुई? इसकी पुत्री हुई ना। तो इसका मतलब यहाँ पे यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे इस टाइप से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ चलेंगे, और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन में A हटा देना, यहाँ पे A यहाँ से हटा दो, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो। राम सल्लू का भाई है, यहाँ पे आपके पास राम हो गया। राम जो है सल्लू का भाई है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे इसको ऐसे सर्कल से दिखा रहा हूँ, ये है आपके पास सल्लू।
ठीक है। राम सल्लू का भाई है। सल्लू, हीरा जो है सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है। जो हीरा है, अब देखो यहाँ पे जो हीरा है वो सल्लू की बहन, सल्लू की बहन यहाँ पे आ जाएगी, ये सल्लू की बहन है और सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है हीरा। तो हीरा मतलब ये ऐसा हो गया इसकी बहन का बेटा। हीरा का विवाह राम की पुत्री के साथ हुआ, यानी यहां पे राम की पुत्री होगी कोई, अपने को नहीं पता, ये राम की पुत्री है। और हीरा का विवाह इसकी पुत्री के साथ हुआ, यानी इन दोनों के बीच में ये हस्बैंड वाइफ हो गए। हालांकि ये रिलेशन ऐसा बनेगा नहीं, लेकिन अब क्वेश्चन की जैसे बोला गया है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो जो ये हीरा है वो राम का भांजा होगा, क्योंकि यहाँ पे राम, सल्लू और जो इसकी बहन है वो सब आपस में भाई बहन है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे जो हीरा है वो उसका भांजा होना चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन जब ऐसे पूछा गया है, क्योंकि एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो राम की पुत्री है वो यहाँ पे हीरा से उसका विवाह हो चुका है। अब यहाँ पे पूछा गया था राम और नेहा, राम और नेहा जो कि हीरा की पुत्री है, यानी हीरा की पुत्री एक्चुअल में कौन है? नेहा। तो यहां पे जो नेहा है वो हीरा की पुत्री है, ये है आपके पास नेहा। तो नेहा और राम के बीच में क्या रिलेशन होगा? अब देखो, नेहा का पिता हीरा, यानी नेहा की जो मां है वो राम की पुत्री है, तो नेहा और राम के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो नाना का रिलेशन बन जाएगा, नाना दोहती। तो इस टाइप से आपके पास ये क्वेश्चन करना था। जैसे क्वेश्चन पूछा गया हमें उसके अकॉर्डिंग ही देखना है। हालांकि यहाँ पे रिलेशन जो है थोड़ा डिफरेंट है, यानी जैसे यहाँ पे अब देखो जैसे ऑप्शन पूछा गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 126 की तरफ। और इसमें सिंपली आपको क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, 15 अगस्त 1996, और आपको यहाँ पे निकालना है 1 जनवरी को आपको निकालना है, 1 जनवरी 1996 में आपके पास यहाँ पे कौन सा दिन रहा होगा? यहाँ पे गुरुवार था, ठीक है। अब देखिए कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको सिंपली क्या करना है, जनवरी से काउंट करना स्टार्ट करो, यानी जनवरी से लेकर पूरे 15 अगस्त तक। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, या जनवरी में आपके पास कितने दिन? आपके पास जनवरी में 31 दिन। फरवरी में आपके पास ये आपके पास लीप ईयर है, तो इसको सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, 29 ऐड करना पड़ेगा। मार्च में आपके पास अगेन आपके पास 30 दिन, नहीं मार्च में आपके पास यहाँ पे 31 डेज आएंगे ना। फिर अप्रैल में 30, फिर इसी टाइप से मई में, फिर यहाँ पे जून में आपके पास 30, फिर जुलाई में आपके पास 31, और जो अगस्त आएगा, अगस्त आपके पास 15 तक जाना है, बस केवल ध्यान रखना 15 तक जाना है, इसको इस टाइप से लिखना। अब इन सभी को ऐड कर दो, 9 और 1 10, 11 12 13, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 18, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 और 1 4, 2 6, 3 9 और 3 12, 3 15, 3 18, और 3 आपके पास यहाँ पे 21 और 1 22, यानी आपके पास आ जाएगा 228। तो 228 में आपको विषम दिन निकालने हैं। 228 में 7 से अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पे विषम दिन आएगा 4, यानी गुरुवार में आपको क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब आप आगे नहीं जा रहे हो, अब आप यहाँ पे पीछे आ रहे हो, ठीक है। 1996 से बैक साइड आ रहे हो, तो बैक साइड आने पे आपको क्या करना पड़ेगा, 4 को माइनस करना पड़ेगा। इसी टाइप से अगर एक क्वेश्चन कुछ ऐसे होता है, ध्यान रखना, अगर एक क्वेश्चन सही तरीके से होता, अगर यहाँ पे कुछ ये दिया होता, देखो अभी तो इसका आंसर आएगा, गुरुवार से 4 पीछे जाओगे तो रविवार आएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये दिया होता कि 1 जनवरी को यहाँ पे अगर रविवार होता और आपको यहाँ पूछा होता कि यहाँ पे कौन सा दिन होगा, तो फिर आपके पास जो प्रोसेसर होगा वो यही फॉलो करेगा, ठीक है। और प्रोसेसर यही फॉलो होने पे यही आपके पास 228 डेज आएंगे, और तब भी आपके पास 4 ही रिमाइंडर आएगा, तब उसमें आप आगे ऐड कर दोगे। बस इतना सा काम आपको करना है जब आगे के लिए पूछा जाए। 127 की तरफ, तो ये था, ये सारा जो भी कंप्लीट वीडियोस था, इसमें ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। एक चीज़ और ध्यान रखना है, चलिए उसको हम कभी नेक्स्ट वीडियोस में कर लेंगे, या फिर आपके पास जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे उसमें वो क्वेश्चंस जो है डाल दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।